हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जिसे हम एसएसटी भी बोलते हैं। तो इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और जो 2024 में 100% पूछने की संभावना है। वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग को 2 अंक या 4 अंक में भी पूछा जाता है। तो चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरा इसका डिटेल्स में बात किया गया है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। इसका उत्तर है कि उत्तराखंड। सबसे पहले तो आप लोग को याद रखना है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत यहाँ पर उत्तराखंड से हुई। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उत्तराखंड से हुई। याद रखिएगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 2-3 गांवों से प्रारंभ हुए इस आंदोलन की शुरुआत अंगू के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। अंगू के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। ग्रामीणों को खेती भूमि में विकास के लिए अंगू वृक्ष काटने की अनुमति को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। वहीं सरकार ने खेल का सामान बनाने वाली कंपनियों को अंगू वृक्षों को काटने का ठेका दे दिया। यहाँ पर देखिए, अंगू वृक्षों को काटने का ठेका दे दिया। इसी मुद्दे ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन ने आर्थिक शोषण से जुड़े अन्य मुद्दों को भी अपने उद्देश्यों में शामिल कर लिया। आंदोलन का उद्देश्य था जल जंगल और जमीन पर एकमात्र नियंत्रण स्थानीय लोगों का हो। स्थानीय भूमिहीन वन कर्मियों ने आर्थिक मुद्दा उठाया एवं न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मांगी। बाहरी ठेकेदारों द्वारा स्थानीय निवासियों को दिए जाने वाले शराब के कारण शराबी बन रहे लोगों की शराब खेती पर महिलाओं ने आवाज़ उठाई और परिणाम स्वरूप आंदोलन के कारण अगले 15 वर्ष तक वनों की कटाई पर सरकार ने रोक लगा दी। तो ये रहा आप लोग का यहाँ पर चिपको आंदोलन की पूरा डिटेल्स। आप लोग को इतना लिखना है। अगर 4 अंक में पूछा जाएगा तो, अगर 2 अंक में भी पूछा जाएगा तो आप लोग इतना भी लिख सकते हो, या इनमें से मेन पॉइंट भी लिख सकते हो 20 से 25 शब्दों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अगर याद नहीं होगा जो क्वेश्चन, तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, संघ राज का अर्थ बताएं। यहाँ पर संघ राज का अर्थ बताना है। तो इसका उत्तर है कि जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर या स्थानीय सरकारों के बीच वितरित कर दिया जाता है तो वह संघीय राज कहलाता है, किंतु समुच्च सत्ता केंद्र के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को हो सकता है 4 अंक में भी पूछा जाए। तो इसका उत्तर है यहाँ पर कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता के लिए तथा जनता के द्वारा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन होता है यह किसने कहा। तो याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता के द्वारा तथा जनता के शासन होता है। जिस शासन व्यवस्था में राजनीतिक साझेदारी हो वह अत्यंत ही सशक्त प्रणाली है। यह हिस्सेदारी की व्यवस्था जिस शासन व्यवस्था में की जाती है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। उसके बाद है यहाँ पर कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों जैसे एक दलीय शासन प्रणाली, राजशाही या तानाशाही जैसे स्थितियाँ सभी को सत्ता में साझेदारी, सभी नागरिकों के लिए सत्ता की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती हैं। ऐसी शासन प्रणाली प्राय आंतरिक सामाजिक समूहों में व्याप्त मतभेदों के विभिन्नताओं एवं अंतरों की या तो अनदेखी करती हैं या उन्हें कुचल कर रख देती हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही सामाजिक विभाजनों का अवधारण है। तो इतना लिखिएगा, आप लोग को 4 अंक मिल जाएगा। अगर 2 अंक में पूछा जाएगा तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह यही क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा गया है और 2024 में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का आंसर एक ही है, देख सकते हो यहाँ पर। पहला पूछेगा कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया, या पूछेगा कि उद्योग के विकास ने किस प्रकार मजदूरों को प्रभावित किया, उन पर पड़ने वाले प्रभाव पर आपकी क्या राय है। तो 2 क्वेश्चन है, ये पूछेगा या ये क्वेश्चन पूछेगा, दोनों का आंसर एक ही है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लेना। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसका हम उत्तर देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन का एक ही उत्तर है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिसके समक्ष छोटे उद्योग टिक नहीं सके। यानी जब बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए उसके कारण यहाँ पर छोटे उद्योग टिक नहीं सके। सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई, सामाजिक भेदभाव की शुरुआत होगी। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उन्होंने पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। अब मजदूर और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने में लग गए। अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलन को शुरू किया। इससे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। तो इतना लिखिएगा, आप लोग का 2 अंक मिल जाएगा। और ये हर साल 2 अंक में भी पूछा जाता है, 4 अंक में एक भी बार नहीं पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनी घोर प्रतिक्रियावादी नीति था। याद रखिएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनी घोर प्रतिक्रियावादी था। उन्होंने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया और मेटरनी की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। और ऑस्ट्रेलिया में मेटरनी के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ। देख पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अत्यंत सफलता पाई। तो इतना लिखिएगा, आप लोग को अंक मिल जाएगा। और देखिए, आप लोग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। एक अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती हैं तथा विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर उत्पादनों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, तो वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती हैं तथा विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर उत्पादनों के एक दूसरे से जोड़ती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण भी देख सकते हो, यहाँ पर टाटा मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। यहाँ पर कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखना है कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसका उत्तर है कि कोयला 4 प्रकार के होता है। कोयला कितने प्रकार के होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो कोयला यहाँ पर 4 प्रकार के होता है। पहला कोयला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा कोयला
कोयला होता है बिटुमिन्स, और तीसरा कोयला होता है लिग्नाइट, और यहाँ पर कोयले तथा चौथा कोयला होता है पीट कोयला, और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट होता है। और सबसे घटिया कोयला, इनमें सबसे घटिया कोयला किसको माना जाता है, तो पीट कोयला को माना जाता है। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट और सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है पीट कोयला। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं, अथवा खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। इसका उत्तर है कि खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में खदानों से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में खदानों से प्राप्त होता है। खनिजों का भंडार सीमित है। आप लोग याद रखिएगा कि खनिजों का भंडार सीमित रहता है, अतः अशुद्ध खनिजों को शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहलाता है। यानी जो अशुद्ध खनिज होता है उसे शुद्धिकरण ही खनिज प्रबंधन कहलाता है। सीमित खनिज भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग खनिजों का संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 15 नंबर का यहाँ पर लिखा गया है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। यहाँ पर ये उत्तर नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर है 15, बल्कि ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये इसका उत्तर, ये भी क्वेश्चन है और इसका उत्तर यहाँ पर है। यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। तो ये मिस्टेक से हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। यहाँ पर बताना है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर कि सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य प्रकाश से होता है। सबसे पहले आप लोग को समझना है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, तो सूर्य प्रकाश से होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य प्रकाश से होता है। सौर प्लेट पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सौर प्लेट पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब रासायनिक ऊर्जा बैटरी से संग्रहित की जाती हैं। तब यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा बैटरी से संग्रहित की जाती है। बैटरी की ऊर्जा से घरों को ऊर्जा मिलती है। बस इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर कि भारतीय कृषियों में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहा जाता है। भारतीय कृषियों में क्रांतिकारी विकास को ही हरित क्रांति कहा जाता है। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एवं रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है। सोना के मतलब असली सोना नहीं, सोना का मतलब यहाँ पर होता है धान, गेहूँ, ये सब यहाँ पर भारतीय कृषि में सोना लिखा गया है। यानी इसका उत्तर यही है। लेकिन आप लोग वो सोना मत समझ लीजिएगा जो आप लोग पहनते हो, वह नहीं होता है। यहाँ पर धान, गेहूँ उत्पादन होने लगा है। यहाँ पर उत्पादन होने लगा है। भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस अमूलचूल उत्थान को ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर है कि एटीएम क्या है। यहाँ पर बताना है कि एटीएम क्या है। तो इसका उत्तर है कि एटीएम कार्ड को एटीएम सह डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि एटीएम कार्ड को एटीएम सह डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित आज इस मुद्रा का प्रयोग विनिमय क्रिया को संपादित करने में किया जा रहा है। एटीएम को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करती हैं। आप जानते हैं कि एटीएम 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की यहाँ पर प्रदान करती हैं। एटीएम के लिए एक गुप्त पिन होता है। आप जानते हैं कि एटीएम के लिए पिन बनाया जाता है 4 अंक या 6 अंक का, जिसे बगैर जाने एटीएम का संचालन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि निजीकरण का अर्थ निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना। भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजीकरण की नीति अपनाई थी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजीकरण अपनाई। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। पूरे हम लोग 12 क्वेश्चन को देख चुके हैं। यहाँ पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 12 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग को याद था, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग को याद नहीं होगा जो भी क्वेश्चन, आप लोग प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा। बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन हम खोज कर लाए हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन हैं, क्योंकि देखिए मेन क्वेश्चन खोजना में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पूरा गेस क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।